नमस्कार। चर्चा आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट आशीष पारिक जी। आशीष, आपका बहुत स्वागत करते हैं आचरण में। नमस्कार सर, धन्यवाद सभी दर्शकों को और आपको भी। जी, तो आशीष जी, आपको जोड़ने का मूल मकसद ये कि आज बड़ा त्योहार है आप लोगों का, क्योंकि वित्त वर्ष की शुरुआत है 1 अप्रैल मंगलवार और सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो आम दर्शकों के लिहाज से आपकी पहली प्रतिक्रिया उन 5 मुद्दों पर जो सीधे जनता पे असर करती हैं, चाहे वो बैंक से जुड़ा हो, चाहे वो उनका इस बार का रिज्यूम जो है आईटीआर का उस पर हो, सालाना आय पर, या चाहे फिर पेंशन स्कीम पर हो, चाहे हम बात करें कि यूपीआई जो है उस पर हो, या फिर म्यूचुअल फंड पर हो, या सेबी की गाइडलाइंस पर हो। किस तरह आप देख रहे हैं वित्त वर्ष को इस बार, क्या संभावनाएं? जी देखिए, आपका जो नव संवत्सर इस बार आया वो भी 30 है, वो भी 1 अप्रैल से ही सब कुछ शुरुआत करता है। तो कहीं ना कहीं वो हम उससे भी जुड़े ही हुए हैं। हम ये नहीं कहें कि ये हिंदू नववर्ष है, ये तो विश्व का नववर्ष है 1 अप्रैल से। अब हम वापस आते हैं अपने टैक्स की बात पे। आपने जो चर्चा शुरू करी कि जो इनकम सबसे जो मुख्य मुद्दा था बहुत समय से, इनकम टैक्स के स्लैब और ये सब चीजें चेंज नहीं करी गई थी काफी समय से। इस बार का जो बजट आया था फरवरी के अंदर, उसमें सरकार ने एकदम से ही जो उम्मीद से परे जाके 12 लाख तक की जो आय थी उसको बिल्कुल, जिनकी 12 लाख तक आय है और उसमें भी जो नौकरी पेशा हैं उनको 75,000 का अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। एक तरह से 12,75,000 तक की जो आय थी वो पूरी तरह से करमुक्त हो गई, वो उनको कुछ भी टैक्स नहीं देना था। इसके साथ सरकार की ये मंशा थी कि लोगों के पास पैसा आए और वो इसको खर्च करें, क्योंकि कुछ समय से देखा गया कि जो कंजम्पशन की जो थीम थी, जो माल बिकना है, वो सब चीजें बंद हो गई थी। सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब में इस साल दिया है, जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आकर आपके पास पहुंचेगा। ये पहली जो बात थी, जो टैक्स की अपन बात कर रहे थे, तो जिसमें छूट प्रदान करी गई है, निश्चित तौर पे ये लोगों को, जो मिडिल क्लास को राहत प्रदान करेगी। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो कि है अपना बैंक के ट्रांजैक्शन चार्ज। तो ये जो मुद्दा है कि जिसके अंदर बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने की जो सुविधा थी, वो पहले जो है बहुत नॉमिनल सी रहते थे। 1,000 रुपए में भी लोग जो है मिनिमम बैलेंस करके चला लेते थे, और इसको बढ़ाया गया है, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ाया गया है। मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकारी बैंक या कोई भी अन्य बैंक आज की तारीख में घाटे में चल रहा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एसबीआई, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका कुल मुनाफा लगभग 70,000 करोड़ का है। इस वर्ष में लगभग 70,000 करोड़ एसबीआई का मुनाफा होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता कि बैंकों के चार्जेस, एटीएम चार्जेस अन्य तरीके से, या बैंकों को ऐसा नुकसान हो रहा हो जिस वजह से ये चार्जेस को बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें आपके मिनिमम बैलेंस जो 2,000 रुपए और 5,000 रुपए, ऐसे में ग्रामीण भी हैं। ये कारण मुझे समझ से बाहर है कि क्यों सरकार ऐसा सोचती है कि इन लोगों को इतनी छूट दी गई है कि ये बार बार चार्जेस बढ़ाते हैं। और आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो तमाम तरह के चार्जेस बैंक लगा रहे हैं। इसको सरकार को सोचना चाहिए कि जनता को एक तरफ राहत दी है, तो क्योंकि ये चार्जेस जो हैं ये हर किसी को प्रभावित करेंगे, चाहे वो नीचे के तबके का हो, जिसकी आय कम हो, उसको भी बैलेंस मेंटेन करने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन चार्जेस हुए, इन चार्जेस के प्रति जो है सरकार थोड़ी गंभीर रहे और इनको कुछ कम से कम करने का प्रयास करे। हो सकता है सरकार हमारी बात सुनेगी और बैंकों को अनाप-शनाप मुनाफा भी नहीं देना है। आशीष जी, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। सवाल ये कि उन्होंने जो शहरी क्षेत्र में 5,000, ग्रामीण क्षेत्र में 2,000, तो क्या अच्छा नहीं होता कि सरकार सैलरी के आधार पर खाते धारकों के साथ इस तरह का बर्ताव करती? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इसके अंदर सब पे प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उनको पड़ेगा जो कि नीचे के तबके से आते, जिनके पास उतना पैसा नहीं है रखने के लिए भी। तो निश्चित तौर पे जो, जैसे कोई भी अकाउंट है तो उसमें सरकार की तरफ से मदद आती है, वो
वो उतना ही पैसा है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। अब उनको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, फिर वो चार्जेस में कोई समानता नहीं है, हर किसी के चार्जेस अपने बैंक अपने लगाएगा और ऑटोमेटिक पैसे कटते जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि चार्जेस नेगेटिव में चले जाते हैं, फिर जब आपका पैसा आता है तो सरकार उसमें ऑटोमेटिक डेबिट कर वो बैंक उसमें ऑटोमेटिक डेबिट कर लेते हैं। आपके पास 2000 रुपये बाद में कहीं से आए, उन्होंने जो है पहले से ही डेबिट किया हुआ था, तो आपके पास वो 1500 रुपये 1400 रुपये रह गए, उन्होंने चार्जेस अपने लगा लिए। मेरा ये मानना है कि लाडली बहना की बहनों का क्या होगा आशीष जी ऐसे में? ये देखना पड़ेगा कि ये क्या की जाएगी कि नहीं की जाएगी। उसको एग्जेम्प्ट तो नहीं रखा होगा वैसे, क्या लगता है आपको? अब ये तो बैंकों के ऊपर है, उन्होंने ये छूट दे रखी है कि बैंक जो है अपने हिसाब से तय करेंगे इसको। हो सकता है कुछ चीजें, और जो बड़े बैंक हैं उनको तो मेरे हिसाब से छूट मतलब इसमें इतना ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके मुनाफे इतने हैं, सफिशिएंट मुनाफा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुनाफा 70,000 करोड़ इस साल आएगा, वो अपने आप में ये नहीं कहा जा सकता कि बैंक को कहीं से भी किसी तरह की कमी है। तो वो इस तरह से जो स्पेशली जो छोटे खाते हैं जनधन वगैरह, मेरे ख्याल से जनधन वगैरह के खातों को सरकार जो है इसमें छूट प्रदान करेगी और उनको जो है इससे दूरी रखेगी, उससे जनता को निश्चित तौर पे लाभ होगा, मेरा ऐसा मानना है। देखिए क्रेडिट कार्ड में जो रिवार्ड पॉइंट मिलते थे, उसमें सरकार अपनी तरफ से बैंकों को छूट दे दी है कि भाई आप अपनी तरफ से जो भी आप इसमें ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं, किस तरह रिवार्ड आप जनता को बांटेंगे, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में मुझे इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन जो बात आती है एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो कई बार ऐसे होता है कि पैसे विड्रॉ करते हैं, जो गांव में भी हैं या कहीं भी हैं, तो वो पैसे विड्रॉ उनको बार बार करने पड़ते हैं। तो जो निश्चित तौर पे जो ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सरकार भी चाहे तो वो उसमें कटौती करके कुछ राहत प्रदान कर सकती है। अब ये नीतिगत मसला है, आरबीआई को इसमें देखना चाहिए। क्या बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो रही थी, किस वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि कहीं से दूर दूर तक किसी भी बैंक में ऐसा घाटे का सौदा कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी को बैंक को ऐसा विशेष घाटा हो रहा हो, चाहे वो एचडीएफसी हो चाहे कोई दूसरे बैंक हो। किसी भी तरह से कोई भी बैंक जो है वो अपनी बैलेंस शीट सबकी बैंकों की मजबूत है। और आप देखेंगे कि भी शेयर बाजार में भी जो तमाम जो बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी वगैरह हैं, वो निश्चित तौर पे वो अपनी जगह बनाए हुए हैं और उनको कहीं से कहीं दूर दूर तक इस मंदी का कोई असर पड़ा हो शेयर बाजार में आई हुई। अच्छा, म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या लग रहा है आपको, इस बार का जो वित्त वर्ष है म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए किस तरह लग रहा है? सेबी की गाइडलाइन का है मामला, और इसके अलावा आरबीआई ने भी कुछ अपनी गाइडलाइंस दी। देखिए उसके अंदर जो सवाल उठता है कि जो केवाईसी को उन्होंने सख्त किया है, वो बात सही है कि केवाईसी को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवाईसी मजबूत नहीं होगी तो उसमें क्या है कि बाद में कभी किसी के विड्रॉल्स हैं, पैसा जो है बैंकों पे अनविड्रॉ, म्यूचुअल फंड्स के पास भी ऐसा बहुत सारा रकम रखी हुई है जिनके अते पते नहीं। सेबी वो भी कोशिश कर रही है कि जो जिनको उनके जो वास्तव में उनके मालिक हैं उनको ढूंढा जाए और ढूंढ के उनको पैसे दिए जाएं, जिससे कि वो जिसका है उसके पास पहुंचे। तो सेबी की तरफ से केवाईसी की जो पहल है उसके लिए तो मैं समर्थक हूँ। और दूसरी बात आती है जो म्यूचुअल फंड से संबंधित है कि भाई लोगों को जो शेयर बाजार में डायरेक्टली काम करते थे उनको म्यूचुअल फंड के जरिए ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो कम रहती है और रिटर्न भी आपको अच्छे, अगर आप 4-5 साल तक निवेशित रहते हैं आराम से 15% तक का कंपाउंडिंग रिटर्न जो है आपको आराम से मिल जाता है। थोड़ा सा संभल के और सावधानी पूर्वक शेयर बाजार में रहते हैं। उसमें भी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके अंदर आपको हर महीने 10 तारीख है 5 तारीख है आपको कुछ रकम डेबिट हो जाती है और उसका निवेश हो जाता है। उसमें भी आपने देखा होगा एक 250 रुपए की सिप भी शायद वो अभी आरबीआई वो सेबी के उसमें है कि लोगों को 250 रुपए की सिप भी अगर मिल सकते का निवेश जो है कम रकम में भी शुरुआत हो जाएगी जी। अब देखना यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सरकार निश्चित तौर पे कोशिश कर रही है कि अनियमितताएं खत्म हो और कुछ ऐसे स्कीम्स थी जिसके अंदर निवेशकों का जो है पहले जो है उनको इस तरह से प्रचलित किया गया कि जिससे नुकसान हुआ, उसमें कुछ शिकायतें भी आई थी, उनको दूर करने का सेबी जो है लगातार प्रयत्न कर रही है। तो निवेशक को भी जरूरत है कि वो सजग रहे और डायरेक्ट निवेश करने के बजाय
म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करता है तो उसको रिस्क अपनी वो घटा सकता है। उसमें भी मल्टी एसेट फंड होता है जिसके अंदर शेयर भी होते हैं, गोल्ड भी होता है और साथ में आपके एफडी या डेप्ट स्कीम भी होती है। तो उसको मल्टी एसेट फंड में निवेश करना ही मैं सलाह दूंगा। डायरेक्टली वो ना करे अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में जो ये साल है उसमें उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिले। जी अच्छा, एक बात थी, जैसे गेमिंग एप्स हैं, जैसे आपका घोड़दौड़ वगैरह है, तो उसमें जो जी टीडीएस के स्लैब में भी कुछ बात आई है कि 10,000 रुपए से अधिक पर ही वो होगा और वरिष्ठ नागरिकों को भी छूट देने की बात है। तो इसमें ये तमाम तरह के पहलू भी आए हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लॉटरी, गेमिंग और इस तरह की चीजों पर क्या लग रहा है कि क्या ये प्रोत्साहन की तरफ जा रही है या फिर गवर्नमेंट इस पे अंकुश लगा रही है? कि मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक विडंबना है कि सरकार इसमें टैक्स बढ़ाती जा रही है। जीएसटी 28% कर दिया सरकार ने, उसके बावजूद भी गेमिंग कहीं से कम नहीं हो पा रही। तो वो सोशल मीडिया का ऐसा असर है कि लोगों को जो है एक आदत पड़ गई है और एक उनको जो है जिसकी लत कहते हैं वो लत ही मैं मानूंगा कि उनको गेमिंग की आदत सी और लत सी पड़ गई है। तो वो कुछ भी सरकार चाहे टैक्स उसमें बढ़ाए घटाए, उनको टैक्स से अब इतना ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो 28% जीएसटी भी वो दे रहे हैं तो उनको टैक्स से नहीं, क्योंकि वो उनकी एक आदत बन चुकी है और वो खाली समय में बैठे हुए हैं तो उनको कुछ भी करना है तो वो गेम ही उनको समझ में आता है। और शेयर बाजार को भी उन्होंने एक तरह का गेम मान लिया था जिसकी वजह से वो बाद में जो है जब मंदी आई तो उसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अभी सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आप यहाँ भी बंद कर देंगे तो वो कंपनियां विदेश चली जाएंगी। लोगों की आदत ऐसे नहीं छूटेगी, या तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे चाइना की तरह हैं। तो उन्होंने जो है बाकी के जो विदेशी इस तरह के ऐप्स हैं उनको भी बंद कर दिया था। वहाँ पे ये गूगल वगैरह ये सब नहीं चलते हैं, वो हम हो नहीं सकते। और गेमिंग एक ऐसी चीज है कि जो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल ये कैसे इसको सरकार इसको काबू कर पाएगी कि लोगों में इसकी जो आदत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और गेमिंग इंडस्ट्री सरकार की मंशा ये है कि बाहर जाने के बजाय वो यहीं रहें, भले ही वो टैक्स इसमें लगा दे। देखते हैं अब इसमें गेमिंग इंडस्ट्री का सरकार का क्या रुख रहता है जिसमें जनता के हित में बात। अब दूसरी चीज आपने बोली थी जो नागरिक के सामने तौर पे उन्होंने जो इंटरेस्ट आता था उनका उसमें 1 लाख तक पे टीडीएस नहीं कटेगा। ये बहुत राहत हो जाएगी उनको कि आप मान के चलें किसी की 12 लाख की एफडी है, 13 लाख की एफडी है किसी एक बैंक की, उसको वो टैक्स अगर 7-8% इंटरेस्ट है तो उस पर 1 लाख के आसपास अगर ब्याज होता है तो उस पर वो टीडीएस नहीं कटेगा। और 12 लाख तक हमको वैसे ही छूट मिली हुई है। तो लगभग बहुत सारे लोगों को इसमें टीडीएस रिफंड की समस्या आती थी कि उनको पैसे कट जाते थे फिर बाद में रिफंड लेते थे। वो चीज उनसे वो थोड़ा सा निजात मिल जाएगी। ऊपर जाने के पश्चात जो है उसको स्लैब रेट से वो 4 से 8, 8 से 12 इस तरह से वो कैलकुलेशन में आएगा। लेकिन लगभग मोटे तौर पे 12 लाख तक आप जो है निश्चिंत होके अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो लागू कर रहे हैं, जिसमें आज भी खबर में आया था कि लगभग 25 लाख कर्मचारियों के आसपास इसको जो है फायदा होगा। अब सर ये कर्मचारियों को इसमें वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे इसमें क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि पेंशन का जो बोझ है सरकार के ऊपर वो कम से कम हो। क्योंकि आप देखेंगे कि जो सरकारी सब बजट हैं सारे बजट डेफिसिट में जा रहे हैं। हर सरकार जो राज्य सरकार हो उसको भी लगातार जो है कर्ज लेना पड़ रहा है। अब हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है तो लगभग 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा हो जाएगा। इसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी ब्याज की रकम करीबन 12 लाख 13 लाख करोड़ तो ब्याज देती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर साल 14-15 लाख करोड़ का ब्याज वो उधार लेना पड़ता है। ये सब चीजें इसकी वजह से वो पेंशन स्कीम को इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे सरकार पे भविष्य में बोझ ना पड़े। वो प्रयास हैं सरकार के भी, कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो पैसे को कहाँ से इकट्ठा करें, क्योंकि हम डेफिसिट में ही चल रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से कोविड के बाद से लगातार डेफिसिट हमारा जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारा सरकार का जो सरकार पे जो कर्जा है वो भी निश्चित तौर पे बढ़ा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार पेंशन स्कीम के जरिए ये कोशिश कर रही है कि उनका ही पैसा हो कर्मचारियों का, उसको एक अलग फंड बना दिया जाए जिससे कि भविष्य में कोई कमी ना आए, उसी में से ही वो पेंशन और ये तमाम चीजें जो है वो उसी में से ही हों, हमारे को बजट में अलग से प्रावधान ना करना। तो अब देखते हैं उसमें कई सरकारी संगठन भी इसमें इन्वॉल्व है। जी
अच्छा, ये जो आपका डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो यूपीआई और रुपए और तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर भी कुछ बिंदु, कुछ निर्देश जो है वो 1 अप्रैल मतलब आज से नए वित्त वर्ष से लागू हैं। देखिए, ये बहुत समय से बात चल रही है कि यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें चार्जेस ना बढ़े। तो सरकार की मंशा भी यही है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई ऑनलाइन का प्रयोग करें, जिससे काले धन की समस्या है, जो पैसा जो सर्कुलेशन में नहीं आता था और बैंकों के बाहर हो जाता था, वो सरकार उसको बैंकिंग चैनल में ही रहे। यूपीआई को तो कोई किसी भी तरह से कम करने के इच्छुक नहीं है, और आज की तारीख में भी आप देखेंगे एक दिन में लगभग 40-50 करोड़ के आसपास यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और उसको निश्चित तौर पे सरकार उसको बढ़ावा देगी। उसमें एक अच्छी बात उन्होंने ये करी है कि भाई जो नंबर्स थे, अब इसमें जो फ्रॉड की जो समस्या आ रही थी कि यूपीआई के जरिए जो ऑनलाइन पेमेंट के जरिए जो फ्रॉड स्कैम्स हो रहे थे, उसमें उन्होंने जो इनएक्टिव नंबर्स हैं, जो मोबाइल नंबर लिंक्ड हैं बैंक से हैं और वो यूपीआई का ट्रांजैक्शन उससे नहीं कर रहे हैं, उनको वो डीएक्टिवेट करने के लिए उन्होंने फोन पे वगैरह तमाम कंपनियों को कहा है। ये अच्छा कदम है, क्योंकि भविष्य के अंदर जो फ्रॉड है वो ऑनलाइन फ्रॉड ही सब कुछ है, और आजकल किसी को बैंक में जाके डकैती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो बैठे बैठे ही दूर से ही कहीं से भी जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड कर लेते हैं। और ये समस्या है, डिवेशन है, सिम का इशुएंस है, इसमें सरकार लगातार सख्ती कर रही है। केवाईसी के नियम हो चाहे कुछ भी हो, मंशा यही है कि जो जिसका पैसा है वो अपने उचित तरीके से वो जिसको देना है वो दे, उसमें किसी भी तरह से कहीं दूसरे व्यक्ति का दखल ना हो, वो कुछ भी फ्रॉड करके वो किसी दूसरे खाते में ले जाए, तो उसमें जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो केवाईसी के नियम है या डीएक्टिवेशन का है वो अच्छा कदम है। अच्छा, एक गेहूं व्यापारियों के लिए भी कहा है कि जो गेहूं के बड़े व्यापारी हैं उनको हर शुक्रवार अपना स्टॉक जो है वो पूरी अनिवार्य तौर पर जो है वो जाहिर करना पड़ेगा। इस तरह की कुछ चीजें भी आई है, तो ये शायद कालाबाजारी पर और जो सरकारी तौर पर जो खाद्यान्न होता है, मुझे लगता है कि वो लीकेज रोकने का सिस्टम है। क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, देखिए इसमें क्या, अभी भी आज की तारीख में आप देखेंगे तो गेहूं का जो बाजार मूल्य है वो जो गवर्नमेंट के मूल्य है उससे ज्यादा ही है आज की तारीख में, इस सीजन में। समर्थन मूल्य जो है वो समर्थन मूल्य से बाजार मूल्य ज्यादा चल रहा है। किसान इंटरेस्टेड वही रहता है जिसको जो नहीं बेच पा रहा। तो सरकार की मंशा ये है कि हमारे पास भी गेहूं का स्टॉक हो जो जरूरत पड़ने पे काम आए। कोशिश तो यही रहती है कि उनको जो है, आप समर्थन मूल्य से ऊपर अगर बिक रहा है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सरकार को अपने स्टॉक तो रखने ही पड़ते हैं। और रेट चूंकि वो अगर एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है तो किसान को तो ठीक है, फायदा होता है, लेकिन बीच में फाड़ते हैं उनको, कई बार वो अति स्टॉक ना कर लें, फिर उसको तो उसके लिए सरकार लिमिट जारी करती है, क्योंकि अच्छा कदम है। उनका हित देखना है, बल्कि मैं तो कहूँगा तीनों का हित देखना है कि जो बीच के एजेंट भी हैं आप उनको नकार नहीं सकते, उनको भी देखना है, जनता को भी देखना है और किसानों को भी देखना है। कोई भी चीज होती है तो वो रेट बढ़ते हैं तो किसानों को फायदा हुआ, उपभोक्ता को नुकसान होने लगता है। रेट कम होते हैं, उपभोक्ता फायदे में रहता है, किसान को नुकसान होने लगता है। ये थोड़ा तलवार की धार पे चलने जैसा है, जिसको सरकार प्रयास कर रही है, कोशिश करती है, और अब सफल भी होते हैं। कई बार रेट जो है बेकाबू हो जाता है, उसके लिए फिर इम्पोर्ट भी करना। एक बात और है कि निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह की चीजें बजट के दौरान सामने लाई थी, जो भी प्रावधान, जो भी नियम, शर्तें और जो भी बातें आई थी, आपको क्या लग रहा है कि 1 अप्रैल वित्त वर्ष से उसका रिफ्लेक्शन उस पूरे बजट को लेकर के बात करें तो आम जनता से जुड़े ऐसे मसले जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनको कहीं राहत की बात आपको दिख रही है क्या आज के सारी गाइडलाइंस और तमाम बातों में? सरलीकरण की जो प्रक्रिया है वो तो लगातार चल रही है, लेकिन मुख्य मुद्दा अब क्या आ गया है कि हमारी जो जीडीपी है उसकी जो 6.5% ग्रोथ है, हम 6.5% ग्रोथ से आगे 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, तो 6.5 से हमारा काम नहीं चलता, उनको लगभग इसको 8 के आसपास ले जाना चाहिए। तो सरकार की मंशा तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी उत्पादकता बढ़े, और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस पिछले कुछ सालों से नहीं रहा, आप देखेंगे जो चाइना का विकास हुआ उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग उसमें पिछड़े रहे, कोई ध्यान नहीं दिया गया उस वजह से, और हम लोग ने एग्रीकल्चर, हमारा सीधा सर्विसेज सेक्टर के ऊपर विशेष ध्यान रहा, उसमें भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर।
आज भी आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी है उसमें 55% हिस्सा जो है 55 से आईटी 60 सेक्टर है। नहीं 55 से 60 में सर्विस सेक्टर आता है, उसमें आईटी सेक्टर का जी बड़ा योगदान है। लेकिन जी, आईटी सेक्टर को इस समय एआई का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप देखेंगे बहुत बड़ा। जो कोडिंग कोडिंग के जॉब थे, जो कोडिंग है वो आजकल एआई के ज़रिए होने लगी। तो जो छोटी-मोटी कोडिंग थी वो एआई के ज़रिए हम कर लेते हैं। वो एक सेक्टर ऐसा है जो जो हमारे देश की बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी की मानेंगे कि आप उसके अंदर लगभग 250 से 300 बिलियन डॉलर के आसपास का उसमें साल भर में टर्नओवर हो जाता था और हम लगभग उसमें 200 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर लेते थे। तो वो एक अगर अगर हमको उसको एआई के लिए हम कितने तैयार हैं और सरकार किस तरह से कर रही है, तो उसके अलावा सर्विस सेक्टर की इसलिए जो पीएलआई स्कीम आ रही हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चाहे वो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के एक्सपोर्ट देखेंगे, और उसमें भी जो आप एक्सपोर्ट देखेंगे जो मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट थे, वो लगभग हम सवा लाख, 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं और एप्पल की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ भी होने लगी है। लेकिन उसमें कुछ बात ये है कि हम इम्पोर्ट अभी भी उसके जो पार्ट्स हैं, मोस्टली चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं। तो सरकार की मंशा ये है, सेमीकंडक्टर के जो प्लांट हैं कुछ यहाँ लगाए जाएँ, और ये जो कंपनियाँ असेंबल कर रही हैं, उसके पार्ट्स भी अब इंडिया में बने। तो सरकार का जोर यही है कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ विशेष हमको इसको बढ़ावा देना है, नहीं तो हम लोग क्या है कि वो एक सर्विसेज सेक्टर के भरोसे आगे बढ़ नहीं पाएँगे। तो जीडीपी का जहाँ तक सवाल है, तो हमको 8% के आसपास जो जीडीपी है, वो लेके जानी पड़ेगी रियल जीडीपी। तभी हमको उस विकास जिसकी हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, उसमें हम एक विकसित देश के रूप में एक अपनी पहचान बना पाएँगे। मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें आशीष जी, तो कारों में हुंडई और मारुति और तमाम कंपनियों ने आज से अपने दाम बढ़ा दिए हैं। जी। देखिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर नए है, वित्त वर्ष आप ये देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, वो क्रूड ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। आप क्रूड ऑयल को आप अपने जीवन से आप निकाल ही नहीं सकते। चाहे वो कच्चा तेल से हम पेट्रोल डीजल बना रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे किसी भी चीज में आप देखेंगे, तो क्रूड ऑयल बेस्ड ही हम हैं। अब धीरे-धीरे सरकार की मंशा ये है कि इसको हम ईवी के जरिए, चाहे सोलर पावर हो, चाहे दूसरी चीज हो, ईवी के जरिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें लगभग हमारे 35 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, उसमें सभी तरह की आती हैं। और सड़कों पे आज की तारीख में जगह नहीं बची है, पार्किंग की जगह नहीं है। तो इस ऑटोमोबाइल सेक्टर भरोसे हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो एक स्पष्ट बात है। क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं शहरों की, वो आप सड़कें तो बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बोझ अब आ गया है उसके अंदर। प्लस जो है क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट, क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट की वजह से हमारे को लगातार जो रुपए का डेप्रिसिएशन होता है, रुपए के डेप्रिसिएशन से ऐसा दुष्चक्र चलता है कि विदेशी निवेशक हैं वो भी आने से कतराते हैं, क्योंकि वो पैसा डॉलर में लाते हैं, फिर वो डॉलर का रुपए कन्वर्ट करना होता है, बस जब डॉलर ले जाते हैं बाहर, वहां पे फिर उनको जो है कोई रिटर्न मिलता नहीं। इसलिए भी कुछ कारण रहा कि जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, जो अपना इंडिया का रुपए जो कमजोर हुआ, तो यहाँ से वो रुपए अपना पैसा निकाल के भागने लगे। तो इसकी स्थिरता के लिए सरकार का प्रयास यही है कि ऊर्जा जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम सोलर की तरफ जाएं। इसके लिए 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है आगामी सालों में, उस तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को विशेष तौर पे इतना ज्यादा मेरा ये नहीं है कि इसको इतना महत्व दिया जाए, क्योंकि आप बड़े विकसित देशों में देखेंगे वहां तो वो साइकिल की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं? मेरा तो ये उल्टा कहना जी। अच्छा, जाते जाते 5 ऐसे मुख्य बिंदु जो एक बिल्कुल आम लेमैन को आज के वित्त वर्ष की तमाम चर्चा के निचोड़ के तौर पर डूज एंड डोंट्स के लिए उनको याद रखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक सेहत में किसी भी तरह का बोझ ना पड़े। देखिए, पहला मुद्दा ये है कि आप निवेश जो करते हैं उसमें थोड़ा सावधानी बरतें। और जो बढ़ती हुई चीज है, जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड है, तो ऐसा नहीं है गोल्ड में आप कूद पड़े किसी भी चीज। उसको अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। मैंने बीच में बताया भी था कि मल्टी एसेट फंड होता है, उसमें तीनों तरह की चीजें रहती हैं, जिसमें गोल्ड भी रहता है, इक्विटी भी रहती है और डेब्ट भी रहता है, जिसको हम एफडी के तौर पे कहते हैं। तो वो तीनों का मिक्स करके अपने आप का निवेश करें। पहली चीज तो हो गई निवेश।
दूसरी बात आती है कि आप जो है सोशल मीडिया पे जो टाइम बिता रहे हैं और जो हम लगातार रील्स और इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, उसको प्रोडक्टिव कैसे हम उसको कर पाएँ, अपने समय का कैसे सदुपयोग करें, ये हर व्यक्ति देखे। सरकार भी कोशिश लगातार बोल रही है कि भैया आप जो है ज़्यादा, अब बीच में आया था कि लगातार डाटा खपत में हम जो है उसमें मैक्सिमम टाइम हमारा सोशल मीडिया पे जाता है। तो ये एक लत सी लग गई है जिसकी तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को। और सरकार भी ये अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन अब कुछ तकलीफें। तीसरा मुद्दा जो उन्होंने फिट लिया कि भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि तेल की जो है खपत आप 10% कम करें, तो अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। और सरकार के आप जो है कुछ है जो विदेशों में तो बहुत ज्यादा है, भारत में भी कुछ हिस्सों में आया हुआ है, तो वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तो उस चीज के प्रति भी आप सावधान होके जो आप तेल और इस तरह की खपत कर रहे हैं, तो उसको कोशिश करें कि उसको कम करके बचत भी होगी। उसमें एक और मुद्दा है कि सरकार को इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल, वो उसके दोनों उसको सरकार को लाभ है कि आपके जो सिटीजन्स हैं वो स्वस्थ भी हो रहे हैं और कुछ इंपोर्ट का बिल भी कम होता है। अब आप चौथे मुद्दे की तरफ आते हैं, तो आप मैं ये मानूंगा कि इसके अंदर थोड़ा सा आप जब यूपीआई या इनके ट्रांजैक्शंस करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, किसी भी तरह से किसी लालच में ना आए। जो आप रोज खबरें पढ़ रहे होंगे कि उसने पैसे को उसने डबल कर दिया और उसने ऐप के जरिए वो आपको ट्रेडिंग कराते हैं, और ट्रेडिंग कराने के बाद उसमें दिखने लगता है कि साहब आपने जो है इसके अंदर आज 10 लाख रुपए कमा लिए। वो सब एक फ्रॉड स्कीमें हैं जिसमें खाली सॉफ्टवेयर होता है और एक्चुअल में कुछ होता नहीं। वो आपको ध्यान रखने की बात है कि कोई फ्री में आप कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू की छड़ी हो और वो एकदम से आप उसको आपको वो कुछ पैसा बना के दे देगा 15-20 दिन के अंदर, 2-4 महीने के अंदर। उसके ऊपर ना जाएं। और एक पांचवा मुद्दा है कि कुछ युवा हैं वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है उनका। क्रिप्टो करेंसी को समझे बिना एक सट्टे के तौर पे उसको लेते हैं, उसको अवॉइड करें और जो पुराने हमारे निवेश के तरीके हैं उसी में जाएं, क्योंकि सरकार भी जो है ब्लैक मनी की तरफ जो है बहुत सके। कैश के ट्रांजैक्शन हम कम से कम करें और यूपीआई के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं